वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे डोमेन बैक्टीरिया पे। तो डोमेन बैक्टीरिया के मतलब मुकम्मल तौर पे अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। बात करते हैं जी जनरल करैक्टरिस्टिक्स। जनरल करैक्टरिस्टिक्स में देखें तो इसकी सेल स्ट्रक्चर आती है कि कैसी होती है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होती। सेल वाल की कंपोजिशन देखी जाए तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक केमिकल होता है जो कि इनकी सेल वाल में पाया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ यूनिक पॉलीमर दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, कि ये एक यूनिक किस्म का पॉलीमर है जो कि साख्ती सहारा और शक्ल प्रोवाइड करता है, सेल को देता है, सहारा देता है सेल को। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए होता है। सिंगल होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, गोल किस्म का क्रोमोसोमल पार्ट होता है जो कि डीएनए का बना होता है, और ये बिल्कुल सेंटर में तकरीबन पाया जाता है बैक्टीरिया के। उस हिस्से को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड रीजन, न्यूक्लियाइड कहते हैं उसे। प्लाज्मिड्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर छोटा गोल डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को जेनेटिक डाइवर्सिटी में और अडाप्टेशन में। यानी कि ये बहुत ज़्यादा अकसाम बैक्टीरिया की आपने देखी होंगी, वो सिर्फ प्लाज्मिड्स की वजह से है, यानी कि ताकत भी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। और उसके अलावा ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल्स में ये उसमें भी हेल्प करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं डायग्राम में कि बैक्टीरिया का सेल है जिसमें एक आपको दो पिंक कलर के प्लाज्मिड्स नज़र आ रहे हैं, और वो जो क्रोमोसोम नज़र आ रहा है ना सर्कुलर, वो भी डायग्राम में नज़र आ रहा है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन की मदद से। न्यूट्रिशनल मूड्स ये ऑटोट्राफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्राफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्राफ्स का मतलब कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और हेटेरोट्राफ्स का मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स या दूसरे जानदारों से लेते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें कि ये कैसे होते हैं, ये कोकाई शेप के हो सकते हैं यानी कि स्फेरिकल गोल, बेसिलाई हो सकते हैं रॉड शेप्ड, स्पाइरिला हो सकते हैं यानी कि स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, विब्रियोज कोमा शेप्ड हो सकते हैं। अरेंजमेंट देखी जाए तो वही इसकी मॉर्फोलॉजी वाली ही है कि ये पेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं जिनको हम डिप्लोकोकाई कह सकते हैं। डायग्राम में देखा जा सकता है ये कोकाई है, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्रेडसेसिना, स्टेफ्लोकोकाई। इसी तरह दूसरी तरफ बैसिलस, कोकोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्पाइरोजीट्स भी हो सकते हैं ये इस तरह स्प्रिंग में। और याद रखिएगा कि डिप्लोबैसिलाई नहीं होते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बैसिलाई नहीं पड़े होते, ये आप देख भी सकते हैं। पेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं यानी कि डिप्लोकोकाई, चेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लस्टर्स गुच्छों की फॉर्म में हो सकते हैं यानी कि स्टेफ्लोकोकाई। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है सारा। फ्लैजिला की बात करें, इनके अंदर एक या ज्यादा फ्लैजिला होते हैं। ये धागनवा साख्तें होती हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ अटैच हुई होती हैं। इट इज अ विप लाइक स्ट्रक्चर दैट एनेबल मूवमेंट। देखा ना, ये विप लाइक है। विप लाइक कहते हैं छांटे की तरह का, धागे की तरह का। पिल्लाई एंड फिम्ब्रिया, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होती हैं, और ये क्या करती हैं कि ये हेल्प करती हैं अटैचमेंट टू सरफेस, किसी भी जगह पर जोड़ने के लिए ये बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं। जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मुंतकिल करने के लिए भी ये हेल्प करती है। रेस्पिरेशन कैसी होती है, ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं ये, ओब्लिगेट एनारोब्स होते हैं ये, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं, एरो टॉलरेंट एनारोब्स होते हैं, और कुछ फर्मेंटेशन भी करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ओब्लिगेट एरोब्स का मतलब है कि ये अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और ये ऑक्सीजन के साथ ही इन्होंने रेस्पिरेशन करनी होती है, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओब्लिगेट का मतलब ये किसी होस्ट पे रहते हैं लेकिन ये ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। फैकल्टेटिव की ये होस्ट के बगैर भी जिंदा रह लेते हैं लेकिन इनको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। माइक्रो एरोफिल इनको थोड़ी सी भी चाहिए ना ऑक्सीजन, तो ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिले तो। एरो टॉलरेंट का मतलब होता है कि इनको थोड़ी सी मिकदार में ऑक्सीजन दे दी जाए तो ये कर सकते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि ये एनारोब्स हैं।
ऑक्सीजन की थोड़ी सी मिकदार के बगैर भी जिंदा रह लेते हैं, थोड़ी सी मिकदार भी इनको दे दी जाए ना तो ये जिंदा रह लेते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स, ये एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड कंडीशंस में भी जिंदा रह लेते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर में, हाई सैलिनिटी में, यानी कि जहाँ ज़्यादा साल्ट वगैरह होता है, नमकियात, लो पीएच में भी जिंदा रह लेते हैं। पैथोजेनिसिटी की बात की जाए तो जिसका मतलब ये है कि ये बीमारियां फैलाते हैं इंसानों में, जानवरों में, पौधों में। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, जहरीले मादे पैदा बना के, एंड विरुलेंस फैक्टर, यानी कि जहरीली चीज़ें ही। सिम्बियोसिस की बात करें तो इनके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाने की सलाहियत होती है, यानी कि ये दूसरे जानवरों के साथ रह सकते हैं। कैसे जी? म्यूचुअलिज्म के तौर पे, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है। कमेंसलिज्म, यानी कि जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है, ना नुकसान होता है, वगैरह वगैरह, सारे सिम्बियोसिस इसमें आ जाते हैं। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो में आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है न्यू बुक बायो का, तो जुड़े रहें ताकि आपको आने वाला हर लेक्चर बर वक्त मिल सके और आप समझ सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।